नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 8:45 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। मंत्री पद के लिए गौरीशंकर बिसेन, राहुल लोधी और राजेंद्र शुक्ल का नाम तय माना जा रहा है। तो शिवराज कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह 8:45 पर हो रहा है। शिवराज मंत्रिमंडल में 35 में से 4 पद खाली हैं। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा 30 मंत्री हैं। हालांकि अब चुनाव की जो आचार संहिता लगने के करीब 1.5 महीने पहले इस तरह से 3 नए चेहरे आज उनके शपथ दिलाई जानी है। इससे सरकार लगातार जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने के साथ ही नाराजगी दूर करने की भी पहल करने जा रही है। तो सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है। इसके पहले लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। INS 24/7 लगातार ये खबर भी बताता रहा कि किस तरह से यहां पर जिन नामों का जिक्र INS 24/7 लगातार करता रहा है उन नामों पर मोहर भी लगी है। तो विंध्य से हैं राजेंद्र शुक्ल, पूर्व मंत्री और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल फिर एक बार मंत्री बनेंगे। रीवा में जन्मे शुक्ल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 2003 में वो विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ INS 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जिस तरह से बात करें INS 24/7 और आपने बड़ी प्रमुखता से खबर बताई थी, उन नामों का भी जिक्र किया था और अब मुहर लग गई है। निश्चित रूप से एक बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार है। वो विस्तार है जिसका इंतजार पहले 3 साल से हो रहा था, पिछले 3 दिन से भी हो रहा था। यह मान लिया गया था कि अब मंत्रिमंडल का कोई विस्तार होगा नहीं। पार्टी जब चुनाव के अंतर्गत उम्मीदवार घोषित कर रही है, ऐसे समय में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन ये बदली हुई भाजपा है। इस भाजपा को जीत के संदर्भ में जो कुछ भी समझ में आएगा वह करने की कोशिश करेगी और उसी के तहत ये मंत्रिमंडल विस्तार को जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से अंजाम दिया जा रहा है। तो इसी के तहत हमने सबसे पहले ये बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दूसरा, हमने वो नाम भी कल बता दिए थे कि वो कौन से 3 नाम हैं जिनको पार्टी के द्वारा तय कर लिया गया है। उसमें पहला नाम गौरीशंकर बिसेन का है, जो बालाघाट से ताल्लुक रखते हैं, पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। उनका मंत्रिमंडल में न होना लोगों के लिए अचंभे का विषय था, उन्हें स्थान दिया। दूसरा नाम जिसको पहली बार में ही लोग मानते हैं कि मंत्रिमंडल का हिस्सा होना चाहिए था, वो राजेंद्र शुक्ल। राजेंद्र शुक्ल ने पिछले 2 दशक से विंध्य में पार्टी की कमान थामी हुई है। राजेंद्र शुक्ल वो शख्सियत रहे जिन्होंने समाजवादियों के गढ़ में भाजपा के गढ़ के रूप में तब्दील करने में सफलता हासिल की, पर वो राजेंद्र शुक्ल मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं थे। पर पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश के मुकाबले सबसे बेहतर प्रदर्शन भाजपा का विंध्य क्षेत्र में रहा था और सभी इस विषय पे एक राय है पार्टी के अंदर कि इसकी में बहुत बड़ी भूमिका राजेंद्र शुक्ल की थी। और अभी जब पार्टी जमीनी स्तर पर फीडबैक ले रही है तो खबर ये आ रही थी कि विंध्य में पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पार्टी को एहसास हुआ कि राजेंद्र शुक्ल को कमतर किया जाना वहां पर पार्टी को कमजोर कर गया। तो शायद ये भूल सुधार की कोशिश है कि राजेंद्र शुक्ल को एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका में लाया जाए ताकि क्षेत्र में पार्टी के प्रति भरोसा बरकरार रहे या बढ़े। तीसरा जो नाम है वो राहुल लोधी का है। वो बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। 3 नाम चर्चाओं में थे। सबसे गंभीर नाम जालन सिंह पटेल का था, जो प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं, नरसिंहपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं, कई बार के विधायक हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। दूसरा नाम प्रहलाद लोधी का था और तीसरा नाम राहुल लोधी का था। राहुल लोधी खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, उमा भारती के भतीजे हैं। उनके नाम को वरीयता देने की 2-3 वजह है। सबसे पहला तो लोधी समाज का कोई प्रतिनिधित्व शिवराज मंत्रिमंडल में अभी तक नहीं था, जबकि लोधी समाज का वोट परंपरागत रूप से लंबे अरसे से कल्याण सिंह और उमा भारती के चलते भाजपा के कोर वोट बैंक के तौर पर पहचान रखता है। तो उस वोट बैंक के छिटकने का कहीं ना कहीं खतरा महसूस किया जा रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सागर को छोड़ दें तो बाकी इलाका प्रतिनिधित्व के हिसाब से खारिज था, बुंदेलखंड और निवाड़ी। राहुल लोधी को लाने से वो संतुलन स्थापित होता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण जो बात है
वो ये है कि राहुल लोधी के आने से वैसी परिवारवाद के आक्षेप नहीं लगते हैं जो जालम सिंह पटेल के संदर्भ रखते हैं। जालम सिंह पटेल के बड़े भाई प्रहलाद पटेल स्वयं केंद्र में मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। अब जालम सिंह जी के को अगर आप मंत्री पद की शपथ दिला देते तो परिवारवाद जिस पर अमित शाह, नरेंद्र मोदी लगातार प्रहार करते हैं, कहीं ना कहीं वो विषय प्रभावित होता। तो इसलिए राहुल लोधी के नाम पर मोहर लगाएगी, क्योंकि उमा भारती अब पार्टी में किसी भूमिका में नहीं है, पर राहुल लोधी को बनाकर पार्टी उन्हें चुनाव प्रचार में कम से कम नैतिक रूप से इस्तेमाल कर पाएगी। और आखिरी महत्वपूर्ण पहलू इसका यह है कि चूंकि बुंदेलखंड क्षेत्र से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ताल्लुक रखते हैं, उनके अपने संसदीय क्षेत्र में भी लोधी मतदाताओं का बाहुल्य है, तो कहीं ना कहीं वीडी शर्मा ने इसके माध्यम से संदेश दिया है कि वह लोधी समाज के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर इस समीकरण के तहत इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। आज 8:45 पर इन तीनों व्यक्तियों को शपथ दिलाई जाएगी। इसमें कोई संशय की बात इसलिए नहीं है कि स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन तीनों लोगों को फोन कर सूचित किया है कल रात के कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। इससे पहले दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से खबरें थी, पर मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर, क्योंकि कल रात को ये स्पष्ट कर दिया तीनों को कि आपको शपथ लेनी है, तो अब संशय की कोई स्थिति नहीं है। 8:45 पर शिवराज सिंह चौहान का मतदान से 3 महीने पहले विस्तार हो जाएगा। जी, तो मतदान से 3 महीने पहले विस्तार होने जा रहा है और 3 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और आईएनएस 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक, और आपने सर जो बताया है, जब बताया, उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान आईएनएस 24/7 में आपने भी किया था, और अब इन नामों पर मोहर लगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बदली हुई भाजपा और जीत के संदर्भ में जो करना चाहती है वो करने जा रही है। कई दिनों से मंत्रिमंडल के विस्तार की लगातार अटकलें चल रही थी और आखिरकार अधिकृत रूप से इस बारे में सूचना राज्य सरकार या भाजपा द्वारा जिस तरह से नहीं दी जा रही थी, और अब सीधे तौर पर सीएम ने 3 नामों का ऐलान कर दिया है। 8:45 का वो वक्त होगा जब तीनों मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की खबर से, जहां कटनी में आयोजित लाडली बहला सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, जहां उनका फूल बरसाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 558 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस कार्यक्रम में मौजूद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को लाडली बहना लिखी हुई राखी भी बांधी। इतनी सारी दी हैं, उनको ही गिनाना मुश्किल है। और ये जो लोग आ रहे हैं, ये भीड़ आपको दिख रही है, वो इस बात का प्रमाण है कि उनको पर्याप्त मिला है। उसकी खुशी है, उसका आभार प्रकट करने के लिए फिर से अपने शिवराज भैया से मिलने के लिए ये जनता अपने घरों से निकली है, उमड़ के निकली है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। सभी जनसंख्या का, सभी माताओं बहनों का, जो उन्होंने इतनी जनसंख्या में एकत्रित होकर पार्टी के स्तंभ को एक मजबूती प्रदान की है। इतनी जनता शायद ही किसी प्रोग्राम में रही हो जो हमारी विधानसभा में एकत्रित हुई है। कटंगी विधानसभा को हमारे सीएम ने बहुत सौगातें दी हैं। सबसे पहले तो लाडली बहना जो अभी चल रही है, सभी बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपए आने लगे हैं। इससे सभी बहनाएं बहुत प्रसन्न हैं। हमारे प्यारे भैया शिवराज सिंह चौहान का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभारी हैं हम लोग कि आज हम लोग के लिए 1,000 रुपया बहुत चीज़ मायने दे रहा है। क्योंकि हम जब महिलाओं के पास कुछ नहीं रहता है तो वो 1,000 1 लाख के बराबर हो जाता है। और महिलाओं का उनको लिए बहुत बहुत कोटि धन्यवाद है और बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे हम उनको। इधर खालिस्तान समर्थकों को अवैध हथियारों की आपूर्ति के आरोपी राजेंद्र बनवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने गैंग के साथ मिलकर इंदौर शहर में सिलसिलेवार चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 1 अगस्त से 20 अगस्त के दरमियान शहर के सूने घरों को निशाना बनाता था। आरोपी ने पूछताछ में कई अहम और हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने उसे 2 साल पहले 18 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप था कि एक खालिस्तान टेररिस्ट को अवैध हथियार सप्लाई कर रहा था। पुलिस को उम्मीद है कि गैंग के पकड़े गए 5 सदस्यों से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आसपास के लगे हुए फुटेज से एक गाड़ी नजर आई थी जो कि शेवरले की समझ में आ रही थी। उसको फॉलो करते करते टोल्स के माध्यम से और अन्य टेक्निकल जानकारी के माध्यम से इसमें इस गाड़ी को हमने लोकेट किया। उसके बाद इस गाड़ी से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हमने गिरफ्तार किया। इसमें कुल अभी तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं जो कि बड़वानी के और इंदौर के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ करने के दौरान में काफ़ी सारे खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं।
इधर इंदौर में साइबर क्राइम पुलिस की टीम ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी ने रिश्तेदारों के नाम पर मोबाइल सिम लेकर फर्जी बैंक खाते खोले और उनकी सहायता से क्रिप्टो अकाउंट बनाकर ऑनलाइन गेमिंग करने वालों को किराए पर दे दिया। बाद में उसने कई अकाउंट ऊंची रकम में बेच भी दिए। पुलिस ने ऐसे 64 से ज्यादा अकाउंट की जानकारी जुटाई है। आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी के 2 वॉलेट करोड़ों रुपए में बेचे। पुलिस अन्य 62 खातों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। और इमरान गौरी को जब गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई और उसका जो तकनीकी साक्ष्य जो उसके पास हमें मिले उसका विश्लेषण किया गया, तो ये पाया गया कि इमरान गौरी जो है वो बड़ी संख्या में बैंक खाते खुलवाकर और क्रिप्टो वॉलेट्स खुलवाकर कई लोगों को, ऐसे लोगों को जो ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग या टेलीग्राम टास्किंग फ्रॉड से जुड़े हैं, उनको उपलब्ध करा रहा था। तो इमरान गौरी को इसमें गिरफ्तार किया गया। इधर स्मार्ट सिटी की 6 कैटेगरी में इंदौर को पुरस्कार हासिल हुए हैं। सबसे ज्यादा पुरस्कार इंदौर को मिले। दूसरे क्रम की बात की जाए तो गुजरात प्रदेश के सूरत और अहमदाबाद शहर हैं। नदियों को साफ करने, वायु प्रदूषण कम करने, कचरे से सीएनजी बनाने जैसे इंदौर में हुए कामों के कारण ये पुरस्कार मिला। अब खास बात यह है कि स्मार्ट सिटी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी का मौका भी इस बार इंदौर को ही मिला है। 27 सितंबर को इंदौर में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मेयर पुष्यमित्र भार्गव और सांसद शंकर लालवानी ये पुरस्कार लेंगे। तो स्मार्ट सिटी की 6 कैटेगरी में पुरस्कार से नवाजा गया है। इंदौर को लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में जाना पहचाना जाता है और कई बार अवार्ड भी दिया गया है। नंबर 1 इंदौर 6 कैटेगरी में उसे पुरस्कार मिले। एक बार फिर से नंबर 1 इंदौर बना है। इंदौर में आयोजित 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। उन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। ये कहा है कि अगले साल भारत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने मानसून सत्र में लाए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल के बारे में भी बताया है। ये कहा कि अनुसंधान के लिए अलग से विभाग बनाया जा रहा है। इसके तहत अगले 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए अनुसंधान के लिए दिए जाएंगे, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। शेष राशि प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन फंडिंग में जुटाई जाएगी। हमारी ये तो स्पेस इकोनॉमी में अभी तक अब आप अनुमान लगाइए कि अमेरिका के और रशिया के और यूरोप के सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं एंड वी आर अर्निंग फ्रॉम दैट। अभी तक यूरोपियन सैटेलाइट से हमने लगभग 250 या 260 मिलियन यूरोस कमाए हैं और अमेरिका के सैटेलाइट्स लॉन्च करके लगभग 170-80 मिलियन डॉलर्स, यानी उनको हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी ये पोजीशन है कि दे कैन रिलाई ऑन अस फॉर देयर लॉन्चिंग, नहीं तो कोई नहीं देता। तो वो हमारी स्पेस इकोनॉमी आगे चल करके अभी कल्पना है कि 1 ट्रिलियन तक पहुंचने की 2030 तक, लेकिन हो सकता है उससे आगे भी बढ़ जाए। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति पर रोक हटाने सहित 39 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को कर्मचारी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश का असर राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में देखा गया। सरकार और सत्ताधारी भाजपा का ये दावा है कि सरकार कर्मचारी हित में हर फैसला लेगी, तो वहीं कांग्रेस ने कर्मचारी संगठनों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार को कर्मचारी विरोधी बताया है। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। 39 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के कर्मचारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया। कर्मचारियों ने दावा किया कि इस दौरान कई कार्यालयों के ताले नहीं खुले। कर्मचारियों ने मंत्रालय के सामने सभा की और अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सारे मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन एक होकर प्रदेश के कर्मचारियों की 39 सूत्री मांगों के लिए आज एक दिवसीय हड़ताल पर है। भोपाल के सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, संभागीय मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और विकास खंड स्तर पर यह हड़ताल पूरी तरह से सफल है।
हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है और सादर अनुरोध भी है कि वे कर्मचारियों की जो न्यायोचित मांगे हैं उनका सार्थक समाधान करें। कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें लिपिकों को मंत्रालय के समान 2800, 3600, 4200 ग्रेड पे का लाभ मिले, पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पदोन्नति पर 7 साल से लगी रोक हटाई जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धारा 49 से छूट दी जाए, वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाए, महंगाई भत्ते की बकाया राशि खाते में जमा की जाए, कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि पहले की भांति की जाए, सीपीसीटी का बंधन समाप्त किया जाए, आउटसोर्स प्रथा बंद कर नियमित नियुक्ति ही की जाए। कर्मचारियों की मांगों का कांग्रेस ने समर्थन किया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रदेश की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है, कर्मचारियों की मांगों पर सरकार विचार करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्णय है वो कर्मचारी हितैषी है, आगे भी होते रहेंगे और जो कर्मचारी वर्ग इससे पीड़ित है उसको भी जल्दी उसके निर्णय लिए जाएंगे और उनके लिए जो राहत के काम है सरकार जल्दी निर्णय लेगी। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कर्मचारी विरोधी चरित्र है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया था। वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो बुढ़ापे का सहारा थी, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार को के दिन लद चुके हैं। इसे जाना होगा और कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार आने वाली है। वो कर्मचारी हितैषी। हालांकि कर्मचारियों की इस आंदोलन में राजपत्रित अधिकारी संघ, न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ, ITI तकनीकी कर्मचारी संघ, पंचायत सचिव संगठन ने हड़ताल से दूरी बना ली थी। लेकिन चुनावों के ठीक पहले कर्मचारियों ने आंदोलन ने सत्ता पक्ष को नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांजन की रिपोर्ट। और अहम खबर, मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 8:45 पर नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राजेंद्र शुक्ला का सियासी सफर आपको बता देते हैं। अपने पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार से मंत्री रह चुके हैं। विंध्याचल में बीजेपी का बड़ा चेहरा राजेंद्र शुक्ला है। 2003 में पहली बार विधायक भी बने। तो 2008, 2013 और 2018 लगातार वो जीतते भी आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को विंध्य में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। सभी 8 सीट बीजेपी रीवा की जीत चुकी है। राजेंद्र शुक्ला को पूरे विंध्य का नेता भी माना जा रहा है। वहीं गौरीशंकर बिसेन का सियासी सफर, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। विधायक गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो 1952 में गौरीशंकर बिसेन का जन्म बालाघाट में हुआ। 7 बार विधायक, लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं गौरीशंकर बिसेन ने। 1985 में विधानसभा का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बालाघाट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता भी है। 1998 में उनकी पत्नी बालाघाट से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, हालांकि वो हार गई थी। लोकसभा चुनाव भी जीता। 2003 से बालाघाट सीट से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। महाकौशल में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर हैं, तो मंत्री बनाकर ओबीसी वर्ग को साधने की रणनीति बीजेपी बनाने जा रही है उनके माध्यम से। गौरीशंकर बिसेन और वहीं राहुल सिंह लोधी एक बार के विधायक हैं। उनका सियासी सफर की अगर बात की जाए तो 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव वो जीत चुके हैं। राहुल पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। और बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहां पर लोधी वोटर हैं। बुंदेलखंड के साथ साथ ओबीसी वोटर को साधने की कोशिश उनके माध्यम से की जा रही है। तो राहुल सिंह लोधी भी मंत्री पद की आज शपथ लेने जा रहे हैं। 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव जीते हैं। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और इसके बाद अब 8:45 का वक्त होगा जब नए मंत्री मध्य प्रदेश को आज मिलने जा रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। तो राहुल सिंह लोधी का सियासी सफर हमने आपको बताया कि किस तरह से है। राहुल पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।